बैंक्स हमारी डेली लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मोबाइल रिचार्ज से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल हम डेली कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करते ही रहते हैं और हमारी लाइफ टाइम सेविंग में से कुछ पार्ट तो बैंक में होता ही है फॉर द सेफर साइड। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमको बैंक्स के बारे में ना बहुत सी चीजें नहीं पता होती हैं जो आपको एक्चुअली में पता होनी चाहिए फॉर योर प्रॉफिट। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बैंक कौन कौन सी चीजें लोगों से छुपाना चाहती है क्योंकि बैंक का उसमें फायदा होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बैंक कितने टाइप की होती हैं। बेसिकली दो तरीके की बैंक होती हैं, एक होती है स्केड्यूल्ड बैंक और एक होती है नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। आज हम नॉन स्केड्यूल्ड बैंक के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्केड्यूल्ड बैंक के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि उसी से हमारा मेजरली काम होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब स्केड्यूल्ड बैंक में भी काफी तरीके की बैंक्स होती हैं। सबसे पहले आती है पब्लिक सेक्टर की बैंक, जैसे कि आपने एसबीआई सुना होगा जो कि गवर्नमेंट बैंक होती है। उसके बाद आती है प्राइवेट सेक्टर की बैंक। प्राइवेट सेक्टर में जैसे एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, आईडीएफसी हो गया, ये सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड कैटेगरी की, तो थर्ड कैटेगरी में आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके नाम से हर कोई कांपता और ये बोलता है कि इसमें तो कभी भी पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है। कैसे, मैं बताऊंगी आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और टर्म बताना चाहूंगी। जैसे कि सारी स्केड्यूल्ड बैंक के पास एक इंश्योरेंस होता है जिसको हम बोलते हैं DICGC इंश्योरेंस। जब भी आपको ये चेक करना है कि कौन सी बैंक स्केड्यूल्ड बैंक है तो आप आरबीआई की साइट पर जाकर चेक कर सकते हो। अगर किसी भी बैंक के पास ये वाला इंश्योरेंस नहीं है तो वो स्केड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में नहीं आएगी और वहां पर आपको कभी भी अपना पैसा नहीं रखना है। अब इस इंश्योरेंस से क्या होता है और हम सबका इसमें क्या प्रॉफिट है। जितनी भी बैंक्स होती हैं कभी ना कभी हमें ये पता है कि बैंक को भी लॉस हो सकता है। इन एनी केस बैंक को कुछ भी हो जाता है तो हमारा 5 लाख तक का अमाउंट जो है वो इंश्योर्ड रहता है फ्रॉम दी गवर्नमेंट। यानी कि अगर आपने किसी भी बैंक में, चाहे वो प्राइवेट है, पब्लिक है या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, और अपनी एफडी करा रखी है आपने किसी भी बैंक में, तो 5 लाख तक का अमाउंट आपका इंश्योर्ड रहेगा। 5 लाख आपको वापस मिल जाएंगे इन एनी केस बैंक को कुछ होता है तो। अब इसे एक स्ट्रैटेजी निकल कर आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से ही हर कोई डरता है और ये बोलता है कि ये बैंक बहुत जल्दी बंद हो जाती है और लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होती हैं वही सबसे ज्यादा रिटर्न आपको प्रोवाइड कराती हैं। चाहे आप उसे पब्लिक सेक्टर की बैंक से कंपेयर करो या फिर प्राइवेट बैंक से कंपेयर करो, बहुत सारे बैंक्स ऐसी हैं जो आपको 9% से भी ज्यादा का रिटर्न प्रोवाइड कराती हैं ऑन एफडी, जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या कर सकते हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक में ही अपनी एफडी करा सकते हो। अगर आपको 5 लाख तक की एफडी करानी है तो इन दैट सिचुएशन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको 5 लाख से ज्यादा की एफडी करानी है तो आपको डिफरेंट अकाउंट ओपन कराने चाहिए और डिफरेंट बैंक में या फिर डिफरेंट अकाउंट में एफडी करानी चाहिए, जिससे कि आपका अमाउंट सेफर साइड पर रहेगा। अब दूसरी चीज जो मेजरली बैंक्स छुपाती हैं वो ये छुपाती हैं कि आपने अगर एफडी करा रखी है तो उस पर कितनी जल्दी कंपाउंडिंग हो रही है। आपको क्या लगता है कि कंपाउंडिंग का मैजिक आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी एफडी पर भी कंपाउंडिंग की जाती है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसे चेक कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। बहुत सी बैंक ऐसी होती हैं जो मंथली कंपाउंडिंग भी प्रोवाइड कराती है, यानी कि मंथली जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसी पर ही आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बहुत सी बैंक ऐसी होती हैं जो आपको ईयरली या फिर ईयरली के बाद भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट प्रोवाइड कराती हैं। तो जब भी आप किसी बैंक में एफडी कराओ तो आपको हमेशा ये पूछना है कि आपका जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी। आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि आपकी एफडी की जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्वार्टरली रहे, जिससे कि आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और जहां आपके रिटर्न्स कम बन रहे थे वहीं आपके रिटर्न्स एक्स्ट्रा बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब मोस्टली बैंक से अपनी साइड से आपको नहीं बताती हैं, आपको अप फ्रंट जाकर पूछना होता है कि आप जो एफडी करा रहे हो उसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। अब आप जिस भी बैंक में कभी भी अकाउंट ओपन कराते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हो, उसके बाद करंट अकाउंट ओपन करा सकते हो, एफडी के लिए अकाउंट ओपन करा सकते हो। सेविंग अकाउंट में आपके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कम होते हैं, वहीं अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं तो आपके ट्रांजैक्शंस वहां पर ज्यादा होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपका अकाउंट ओपन कराया जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंस ये आता है कि बैंक आपको ये नहीं
बताते कि वो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं या फिर मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अब नुकसान यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप एक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हो तो आपके चार्ज कट जाते हैं, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन कराना है। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं भी करते तो आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। अब बैंक अपफ्रंट इसलिए नहीं बताती हैं क्योंकि उनको इस चीज से नुकसान होता है। मिनिमम बैलेंस अकाउंट में आपको एक अमाउंट दिया जाता है जो आपको सेट करना पड़ता है। अगर उतना अकाउंट में आपके बैलेंस नहीं होगा तो आपका चार्ज कट जाएगा। बैंक आपको अपफ्रंट इसलिए नहीं बताती हैं क्योंकि उनका इसमें लॉस होगा। तो जब भी आप अकाउंट ओपन कराओ तो आपको हमेशा जीरो बैलेंस अकाउंट वाला ही अकाउंट ओपन कराना चाहिए। अब अगर आपने लोन लिया है तो आप ये जानते होंगे कि आपका जो लोन का इंटरेस्ट रेट होता है वो कैसे डिसाइड होता है। वो रेपो रेट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है जो कि आरबीआई डिसाइड करती है। अब जैसे रेपो रेट इंक्रीज होता है लोन का इंटरेस्ट भी इंक्रीज कर दिया जाता है, लेकिन एफडी का इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अगर आपके लोन का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया गया है, आप उन्हें कुछ सरप्लस फीस पे कर उस इंटरेस्ट को कम करा सकते हो। साथ में बैंक्स क्या करती हैं, जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज होता है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर आपके लोन के टेन्योर को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से आपको डबल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब भी आप ये देखो कि रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है और आपके जो लोन की टेन्योर है वो भी इंक्रीज हो गई है, तो आपको वो टेन्योर कम करा लेना चाहिए। अब इससे क्या होगा कि हो सकता है आपको अभी करंटली ईएमआई थोड़ी ज्यादा पे करनी पड़े, लेकिन आप इससे काफी ज्यादा इंटरेस्ट सेव कर सकते हो। बैंक इसीलिए आपको ये नहीं बताती है क्योंकि ज्यादा टेन्योर में उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अब आपको एक और एडिशनल चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप लोन लेते हो तो स्टार्टिंग ईयर्स में आपका ज्यादा इंटरेस्ट पे हो रहा होता है। तो अगर आप प्री पेमेंट करना चाहते हो या फिर आप ये चाहते हो कि आपका इंटरेस्ट अमाउंट जल्दी खत्म हो जाए, तो आपको स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में ही प्री पेमेंट करना चाहिए ताकि आप अपना इंटरेस्ट अमाउंट बचा सको। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत सारी बैंक्स ऐसी होती हैं जो आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर काफी अच्छे बेनिफिट्स देती है। जैसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें आप हर ट्रांजैक्शन पर एक रिवॉर्ड अर्न करते हो या फिर आपको बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स भी मिलते हैं। अब इंडियन बैंक्स तो आपको क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के ऊपर ट्रैवल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप वो क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो तो इस इंश्योरेंस से आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जब भी आप किसी भी बैंक में डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करो तो आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि कौन सी बैंक आपको ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करा रही है उसके क्रेडिट कार्ड के लिए, आपको ट्रैवल बेनिफिट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं, शॉपिंग पर ट्रांजैक्शन पर कितने रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना टू स्प्रेड द अवेयरनेस, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।